ग्लोबल साइंस IQ। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको डी और एफ ब्लॉक के बारे में जानकारी देंगे। दोनों ही टॉपिक आपके सभी मेडिकल एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, क्लास 11-12 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कीमती टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अधिकांशतः एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो आपको बस छोटा सा काम करना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे साथ हर एक चीज को कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। माफी चाहेंगे कि लगभग 5-6 दिन का गैप हुआ है क्लास में, लेकिन रीजन हर स्टूडेंट्स को पता था, ठीक है। तो माफी चाहेंगे, दिल से माफी चाहेंगे, लेकिन क्लास अब आपकी कंटिन्यू रहेगी। और वही रोजाना शाम 3 बजे लाइव आया करें, जहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन सॉल्व कराई जा रही है, ठीक है। शाम को जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं, बनने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो 500 क्वेश्चंस की सीरीज में सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो रोजाना शाम 3 बजे आइएगा जरूर लाइव। चलिए अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपने टॉपिक पे बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में तत्वों के प्रकार के बारे में जानकारी दी, एक एक टाइप बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 को हमने डिफाइन कर दिया था और 2 हमारे बचे डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। जबकि हम पिछली क्लास में, अरे भाई माफी चाहेंगे, डीजे बजने लगा था जिसके चलते वीडियो पेज में थोड़ी गैप हुई। हाँ देखो, बात कर रहे थे कि हमने पिछली क्लास में आपको तत्वों के प्रकार के बारे में जानकारी दी थी, इसके टाइप बताए थे, जहाँ पे 2 को डिफाइन भी हमने किया था, ठीक है। आज की क्लास में हम आपको डी और एफ ब्लॉक के बारे में जानकारी देंगे। तत्वों को देखो 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। एस और पी ब्लॉक हम डिफाइन कर चुके हैं, बात बची डी और एफ ब्लॉक की, वो आज की क्लास में डिफाइन करेंगे। थोड़ा हम पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको हमने बहुत ही डिटेल से आवर्त सारणी बनवा करके समझाई थी, जिसमें हमने आपको समझाया था कि जो आगे के 2 ग्रुप होते हैं, आगे के जो 2 समूह होते हैं, 2 ग्रुप जो होते हैं, उनमें रखे गए एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ बीच में जो हमारे 3 से लेकर के 12 तक के समूह में रखे गए एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है, और जो हमारे 13 से लेकर के 18 तक के समूह थे, इनको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। जबकि डी ब्लॉक से निकली 2 पंक्तियां जो नीचे आपने देखी होंगी, हमने बना रखी थी, उनको एफ ब्लॉक का, उनमें रखे गए एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। देखो ये सब तो नॉर्मल चीज है, लेकिन मेन क्वेश्चन उठता है कि इनको डी ब्लॉक का या फिर इनको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स ही क्यों कहा गया। यानी कि जैसे कि हमारा सोडियम है, उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। मेन क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक का ही क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक का क्यों नहीं कहा जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन फर्स्ट लाइन आपको बताती है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश कर गया तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा, पी में कर गया तो पी का कहा जाएगा, डी में किया तो डी का और एफ में किया तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम समय नहीं लेंगे, अपने टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक की, हेडिंग लगा लीजिए डी ब्लॉक, ठीक है। इससे बनने वाले पॉइंट को देखो हम नोट डाउन करवाते चलेंगे, आप नोट डाउन कीजिएगा और थोड़ा शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे। वही प्रॉब्लम
डेली कहने में भी हमें शर्म लगती है, ओवर हीटिंग। ठीक है, यानी कि हमारा फोन ओवर हीट हो जाता है, जिसके चलते चीजों को हम पूरी चीजें भी हमारी हो जाए और भाई हमारा फोन भी सेफ बच जाए, यही हम चाहते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक की बात करेंगे तो देखो, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है। मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा, डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, डी उपकोष में प्रवेश करता है। देखो, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। तो डी ब्लॉक में रखे गए एलिमेंट्स का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सबसेल में प्रवेश करेगा। ठीक है, यदि इनकी बात की जाए कि आवर्त सारणी में इनको कहाँ पर स्थान दिया गया है, आवर्त सारणी में इनके स्थान की बात की जाए, आप जरा नोट डाउन कीजिए कि आवर्त सारणी में जो इन्हें स्थान दिया गया है वो समूह 3 से लेकर के 12 तक, समूह 3 से लेकर के 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ठीक है, तत्व को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। समूह 3 से लेकर के 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी हैं, सभी को डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो हम नोट डाउन करेंगे कि इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, हम गेट खोल दे इसकी चलते, क्योंकि फोन ओवर हीट हो गया है, हमने जान लिया है। थोड़ी रूम खोल देंगे तो शायद हवा लगती है। ठीक है, दिक्कत मत लीजिएगा। ठीक, तो अब थोड़ा इससे फोन भी हमारा और क्लीन तो आ ही रही होगी, पे पता है। तो देखो, इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये मेन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चंस किया जाता है और कई एक बार किया गया है। ऐसे किया जाएगा कि बताइए डी ब्लॉक का अदर नेम क्या है, या फिर पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से किस ब्लॉक को डी ब्लॉक का किन ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे अपवाद शब्द ना जुड़ता हो, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में अपवाद कहीं ना कहीं जाकर के जरूर लग जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, कैसा है, तो देखो, जिंक हुआ और आपकी कैडमियम और साथ ही साथ मरकरी, ये एक 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ठीक है, इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नहीं कहा जाता है। आपको हमने अभी बताया डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी संक्रमण तत्व हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 3 ऐसे एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम और मरकरी जो डी ब्लॉक में होने के बावजूद भी हमारे संक्रमण तत्व नहीं कहे जाते। मेन क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं कहा जाता है, इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है। तो देखो, इनके वाह्यतम कक्ष जो होते हैं, वो पूर्णतः भरे होते हैं, यानी कि इसमें भी D10 आता है, इसमें भी D10 आता है और इसमें भी D10 आता है। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब आप जानेंगे कि इनके वाह्यतम कोश या फिर वाह्यतम कक्षक जो होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं, जिनके चलते इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे पॉइंट पे बात करेंगे।
आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इसे समझिएगा, बहुत थोड़ा हटके है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS। NS यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। N-1 D 1 से लेकर के 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि बात की जाए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS पे पावर 1 से लेकर के 2 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और N-1 D 1 से लेकर के 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन है कि यानी कि D तक पहुंच जाएंगे तो S पे तो 2 होने चाहिए, फिर 1 2 आप क्यों बता रही हैं। तो आपको पता है कुछ अपवाद स्वरूप एलिमेंट्स, जैसे कि 24 नंबर हुआ, 29 नंबर एलिमेंट्स जो हुआ, जो अपवाद स्वरूप होते हैं, जो कि एस ब्लॉक पे 1 एलिमेंट्स रहता है और नेक्स्ट वाले पर क्या होता है 5 हो जाता है और उससे आगे वाले पे 10 हो जाता है, ठीक है। अपवाद स्वरूप एलिमेंट्स के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाता है, जो कि अपवाद स्वरूप के लिए भी है और जो हमारा होता है वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके लिए भी काम करेगा, ठीक है। अच्छा, किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करके देखते हैं, जैसे कि 25 का कर लीजिए। 25 परमाणु क्रमांक जो है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत ही एलिमेंट्स आता है, मैंगनीज। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और हमारा हो जाएगा 3d 6 तो आए 3d5। इट्स ओके। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d5। अच्छा देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे देखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो अंतिम सब सेल को देख करके किया जाता है, अंतिम सब सेल को देख करके, क्योंकि हमने कैसे पता किया ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो अंतिम सब सेल को ही तो देखा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में प्रवेश कर रही हैं। आप देखेंगे NS यानी कि NS, इस पे 1 और 2 कितना भी हो सकता है, कोमा। यहाँ पे देखिए N-1, N की जगह कितना है 4 में से 1 माइनस करना है, कितना बचेगा 3, तो N-1 मुझे करना होगा, ठीक है। D 1 से लेकर के 10 तक कितना भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि अधिकांश संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकांश संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। देखो कभी आपसे कोई पूछ ले कार्य करते हैं, कभी आपसे एग्जाम में या फिर अदर कोई आपसे पूछे कि बताइए ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसके एलिमेंट्स उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते, तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं कि संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व बोले या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोले, बात एक ही है, ठीक है। देखो इसके यौगिक और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते। आपने कभी गौर की होगी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, इनके एलिमेंट्स कभी भी उत्प्रेरक के रूप में कार्य नहीं करते। हाँ भाई, हो सकता है बाई चांस, जैसे कि सोडियम हुआ आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट्स,
जो बाई चांस उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, लेकिन अधिकांशतः जितने भी हम उत्प्रेरक के रूप में काम में लाते हैं वो सभी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होगी। आयरन हुआ हमारा, एजी सिल्वर हुआ, एयू गोल्ड हुआ, साथ ही साथ निकिल, जाना पहचाना प्लेटिनियम इत्यादि हमारे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते। थोड़ा चलते चलते उत्प्रेरक के बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो इसका एक पहली बात तो पूरा चैप्टर है जहां हम डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं रासायनिक रूप से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया में हिस्सा लेगा और लेने के बाद उसकी दर को बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा। जहां जैसा उसका काम होगा वैसा किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि उत्प्रेरक विष, जहाँ पे क्या काम होता है, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देता है, और जो हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, ठीक है, वो भी अभिक्रिया को धीमा कर देता है, और ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक कई एक प्रकार के होते हैं। ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं, घटाने का काम करते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। ना तो ये अभिकारक में लिए जाएंगे, ना उत्पाद में निकाले जाएंगे। तीर के निशान के ऊपर जो भी लिखे होते हैं वो हमारे उत्प्रेरक होते हैं। इट्स ओके। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है कि अधिकांश संक्रमण तत्व और उनके यौगिक जो होते हैं वो हमारे रंगीन, यानी कि लिखिए डी ब्लॉक। 1 मिनट का इंतजार कीजिए भाई, इंक डाल लें क्योंकि मार्कर में इंक खत्म हो गई। इससे पहले जब तक हम इंक डालें तब तक आप क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, कम से कम 6 से 7 बार फोन को हम बंद करते हैं, फिर इसे कूलर से ले जाते हैं, तब ये कहीं जाके इसकी हीटिंग बहुत कम होती है। उसके बाद फिर हम सेट करते हैं, फिर बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो मेहनत की कदर कर लिया करो, क्लास को लाइक कर दीजिए। और भाई इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कल शाम 3 बजे लाइव में लगवाए जाएंगे। तो शाम 3 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूले, बहुत ही जबरदस्त धुआंधार तरीके के क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आइएगा जरूर। और अभी तक आपने देखो, ये हमारा 5वां पार्ट है इस चैप्टर का, ये पार्ट नंबर 5 है। यदि अभी तक आपने अदर नहीं देखे जो पिछले, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत बिंदास है। ऐसा बताया गया स्टूडेंट्स के द्वारा कि 2021 में जो एग्जाम हुआ था सीपी नेट का, उसमें सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सबसे ज्यादा, और बहुत अच्छे खासे और पूछे गए थे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो डी ब्लॉक के अधिकांश डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व के यौगिक रंगीन होते हैं। तत्व के यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे मेन पॉइंट है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व या फिर उनके यौगिक और आयन भी हो सकता है, ठीक है। रंगीन होते हैं फिर रंगहीन होते हैं, तो रंगीन होते हैं, लेकिन शब्द इसमें लगा हुआ है कि क्यों होते हैं। तो देखो ऐसा होता है क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे मेन चीज है कि एग्जाम में आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको एक आयन दिया जाएगा, माना कि Cu2+ दे दिया जाए, ठीक है, और पूछ लिया जाए कि बताइए इससे बनने वाला यौगिक Cu2+ आयन जो है वो हमारा रंगीन है या फिर रंगहीन है।
तो आपको क्या काम करना होगा, Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। अंतिम सबसेल में गए इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरना होगा। कक्षकों में भरने के बाद यदि उनका जोड़ा बनता है, यानी कि ये रहे कक्षक, यदि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भरे हुए हैं तो इनका जोड़ा बन गया, और जोड़ा बनने के बाद ये युग्मित हो गए। यदि जोड़ा बन जाता है, युग्मित हो जाते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होगा। और बाई चांस यदि एक भी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है, तो वो हमारा जो आयन जो होगा वो रंगीन कहा जाएगा, कलरफुल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे सभी रंगीन हो। यहाँ पे शब्द जोड़ा है हमने अधिकांश, ठीक है, अधिकांश सभी तत्व नहीं। तो ये कैसे होंगे, इससे सवाल जो भी होंगे वो कल की क्लास में लगवाएंगे लाइव 3 बजे। ठीक है, अभी हमने तरीका आपको समझा दिया कि कैसे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों के यौगिक जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के आयन व यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से अनुचुंबकीय होते हैं। नोट डाउन करेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों के आयन व यौगिक, तत्वों के आयन व यौगिक, आयन व यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हमारा। देखो, डी ब्लॉक के तत्व व आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो हमारे अनुचुंबकीय होंगे, और यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो यौगिक या फिर आयन जो होगा वो हमारा प्रतिचुंबकीय कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए, जो आपका कॉपर है, Ag सिल्वर है, Au गोल्ड है, ये सभी मिलकर के सिक्का धातु का निर्माण करते हैं, फिर इनको सिक्का धातु कहा जाता है। ठीक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को। यहाँ से हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि आपको डी ब्लॉक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि यहाँ से बनने वाला कोई भी पॉइंट यहाँ से छूटता है तो हम आपको लाइव 3 बजे जो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे वहां पे समझा देंगे। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम बात करेंगे एफ ब्लॉक पे, बात करेंगे एफ ब्लॉक पर। यहीं पे हेडिंग लगा लीजिए एफ ब्लॉक, यहाँ पे जस्ट नाउ लगाएंगे हम एफ ब्लॉक। देखो, एफ ब्लॉक की बात की जाए तो वही पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल या फिर एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और एफ उपकोष में यदि प्रवेश करेंगे तो वो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पहले फोन को एक बार चेक कर लें, ओवर हीट हो चुका है। चलो भाई, क्या बताएं, कुछ नहीं, वीडियो बनाते बनाते ओवर हीट हो जाता है, क्या बताएं। देखो, इन ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये को नोट डाउन कीजिए। इस ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या फिर इनको कहा जाता है तत्व भी कहलाते हैं,
एक बार फोन को भाई हटा लें, उसके बाद हम दोबारा से बना रहे हैं, ठीक है। इस ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। फोन को हटाना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, बस ज्यादा नहीं, थोड़े ही पॉइंट हैं। सभी एफ ब्लॉक के तत्व धातु हैं, ठीक है। जितने भी एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो सभी धातु, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सभी एफ ब्लॉक के तत्व धातु हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें हम कि एस ब्लॉक में रखे गए जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी धातुएं हैं। डी ब्लॉक में रखे गए जितने भी तत्व हैं सभी धातुएं हैं। एफ ब्लॉक में रखे गए सभी तत्व धातुएं हैं। लेकिन एफ ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ हमारी उपधातुएं हैं, ठीक है। तो 80% हमारी पेरियोडिक टेबल में धातुएं ही हैं, ठीक है। कभी पूछा जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान दें क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 N-1 D 0 से 1 कोमा N-2 F1 से 14 तक। ये हमारा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। NS2 N-1 D 0 से 1 तक, N-2 F1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इनका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है एफ ब्लॉक के तत्वों को तीसरे समूह से उठाया गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों को तीसरे समूह से छठे और सातवें आवर्त में से उठाया गया है, जहां से छठे आवर्त की एक श्रेणी बनाई गई जिसे लेंथेनॉइड श्रेणी कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, सातवें आवर्त से और तीसरे समूह से जो हमारी श्रेणी उठाई गई, एलिमेंट्स उठाए गए, उनको एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया। इट्स ओके, जरा नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को क्योंकि बड़ा बेहतरीन पॉइंट है और एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अंतः संक्रमण तत्वों की दो श्रेणियां हैं, नोट डाउन कीजिए। अंतः संक्रमण तत्वों की आंतरिक संक्रमण तत्व या फिर अंतः संक्रमण तत्व, बात एक ही है, ठीक है। अंतः संक्रमण तत्व की निम्न दो श्रेणियां हैं, की निम्न दो श्रेणियां हैं। निम्न दो श्रेणियां हैं। फर्स्ट हमारी एक्टिनाइड, सेकेंड हमारी फर्स्ट हमारी लेंथेनॉइड, यानी कि लेंथेनाइड श्रेणी, और सेकेंड है हमारी एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। यदि कभी बात की जाए कि एक्टिनाइड श्रेणी जो वो लेंथेनाइड श्रेणी है, इसमें कहां तक के एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया गया है, यानी कि कितने परमाणु क्रमांक से, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें हम 57 से लेकर के 70, 57 से लेकर के 70, 57 से लेकर के 17 परमाणु क्रमांक तक के एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया है लेंथेनॉइड सीरीज में, लेंथेनॉइड श्रेणी में, जबकि 89 से लेकर के 89 से लेकर के 102, 89 से लेकर के 102 तक के परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट्स को एक्टिनाइड श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। दोनों श्रेणियों में 14 तत्वों को रखा गया, ठीक है। 14 एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इनके यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं, ठीक है। इनके यौगिक, जो एफ ब्लॉक के यौगिक बनते हैं वो प्रायः रंगीन होते हैं। रंगीन का मतलब है कलरफुल होते हैं, ठीक है, रंगीन होते हैं। इनके यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम नोट डाउन करें, एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व
एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। नोट डाउन कीजिएगा कि एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एफ ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने लिख दिए। राइटिंग थोड़ा घटिया है बट चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी लिखते हैं हम, और फिर बोर्ड पे लिखना इतना भी आसान काम नहीं है भाई। और वैसे तो राइटिंग हमारे हिसाब से हमारा ठीक है, लेकिन तुरंत का तुरंत लिखते हैं तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आपको देखो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक कहां तक समझ में आया बताइएगा जरूर। यदि आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट आपसे ना छूटा हो या फिर समझ में ना आया हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम उस पॉइंट को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमारे सभी डियर स्टूडेंट्स 3 बजे लाइव आइएगा जरूर। इस दोनों टॉपिक से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, वो आपको 3 बजे लाइव में सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो लाइव में आइएगा जरूर। क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ भरपूर प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, इस चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अभी अभी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। ठीक है, आगे हम कल की क्लास में तत्व, आवर्त और समूह ब्लॉक इन सभी को निकालना सिखाएंगे। ठीक है, आवर्त, समूह और ब्लॉक इन 3 चीजों को ज्ञात करना सिखाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। कितने स्टूडेंट्स तैयार हैं अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, निकालना सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए और अपने व्हाइट बोर्ड को नजर में रखते हुए मेहनत और लगन के साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, ओके, फिर चलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।